अभी जो एनसीईआरटी की नई बुक्स आई हैं क्लास 9th के अंदर इमरजेंसी को ब्लैक डे के रूप में या उससे क्या नुकसान हुए थे, किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया था या उनको कैसे उनका हनन किया गया था, वो सब पढ़ाया जाएगा जिससे कि हमारे बच्चे ये समझें कि कैसे डिक्टेटरशिप 1975 में हुई थी। सोशल साइंस की किताब है क्लास 9th की, उसमें इसको डाला गया है। दैट मीन कि जो जल्दबाजी है पढ़ाने की वो ये दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पॉलिटी प्रॉपर जो ऐसे सब्जेक्ट है वो क्लास 11 से शुरू होता है, अलग से जो पॉलिटी की किताब आती है, लेकिन यहाँ पर 9th क्लास में डाल दिया गया है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो इमरजेंसी 1975 से 77 मतलब ये 2 साल का पीरियड रहा है, उसमें कुछ एक आध महीना ऊपर नीचे होगा। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल ऑफ दैट, बट मोटा मोटा आप ये समझिए कि इमरजेंसी के बारे में समझा गया। 26 जून को लगी थी, तो जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है 26 जून को एज ए ब्लैक डे ऑफ कंट्री बनाया गया, उसके ऊपर रूप में मनाते रहे लगातार। और नो डाउट कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आई आल्सो एग्री विद दैट कि हाँ ये चीज़ें हुई थी और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इवन दो कांग्रेस पार्टी ने खुद उसके ऊपर माफ़ी मांगी है और कई बार माफ़ी मांगी है कि ये बात गलत थी। हालांकि ये बात अलग है कि आर्टिकल 352 352 इमरजेंसी का प्रावधान संविधान के अंदर ही है, बट उसको यूज़ कैसे करना है, उसको इन्वोक कैसे करना है अपनी चालाकी के लिए या एक्चुअल में कोई ऐसी कंडीशन लगी थी उसके लिए, वो उस पर क्वेश्चन उठा सकते हो। लेकिन जो असंवैधानिक बोला जाता है इमरजेंसी को, इमरजेंसी असंवैधानिक नहीं है, संविधान के अंदर ही लिखा हुआ एक आर्टिकल है। उसकी इंटेंशन पे सवाल हो सकता है, तो उस इंटेंशन पे तो प्रेसिडेंट रूल्स आज मणिपुर में या हर जगह लगी रहे हैं, तो उन इंटेंशन पे तो यहाँ पर भी सवाल होगा कि आप जिस तरीके से या दूसरी जो पार्टीज़ या सरकारें जो लगा रही हैं इमरजेंसी इन द स्टेट, वो भी इसी के कैटेगरी में आती है कि भाई आपने जो इमरजेंसी लगाई उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उस पर जांच हो सकती है। ठीक है, तो हमारे संविधान के अंदर इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर आती है, जो प्रॉपर प्रावधान में दिया गया है। और इमरजेंसी के समय आप जो पावर है वो सारी सुप्रीम लीडर को पहुंच जाती है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्रेसिडेंट को पावर पहुंच जाती है, तो प्रेसिडेंट रूल ही होता है इनडायरेक्टली। मगर हमारे देश में प्रेसिडेंट एज ए नॉमिनल हेड होता है, रियल हेड होता नहीं है, तो इस वजह से जो भी प्रेसिडेंट करता है प्रेसिडेंट के नाम पर ही होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर सकता, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय पे सलाह पे करेगा। दैट मीन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है, जो कैबिनेट मंत्री है, और कैबिनेट मंत्री के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो बोलेंगे, खड़े होने को बोलेंगे खड़ा होना पड़ेगा, बैठने को बोलेंगे बैठना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं बोलते हैं तो मेजोरिटी में होता है वही सरकार बनाता है, तो दैट मीन वो उन्हें जाकर के इम्पीच कर सकते हैं अगर सरकार का कहना ना माने। और वैसे भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हमारे देश में, तो प्रेसिडेंट को हम स्टैम्प, रबर स्टैम्प ही बोलते हैं, बट नाम बहुत बड़ा होता है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं वो। तो इमरजेंसी जब लगी तो इसमें क्या हुआ कि ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल मोरालिटी को सप्रेस कर दिया गया, लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए, लोगों को जो प्रेस फ्रीडम थी उसको बिल्कुल हनन कर दिया गया। नो डाउट किशोर कुमार के ऊपर भी बैन लगे, और देश के हर जगह पर जहाँ भी लोग कुछ लिख पढ़ रहे थे, सरकार के ऊपर बात कर रहे थे, बोल रहे थे, उन सबको अरेस्ट किया गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट इमरजेंसी की सिचुएशन में राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, ये नहीं छीने जा सकते, बट किया गया है, ये भी सच्चाई है। तो एक तरफा तो बात नहीं है, बट बात ये एक तरफा उसमें और भी कई सारी चीज़ें हुई थी। संविधान का पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई थी 1975-76 में, जो हुआ था 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें वाला संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि एक नया संविधान उसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद उसी समय जो अभी बार बार बात उठती है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है, उसके अंदर 3 नए वर्ड जोड़े गए। और ये बड़ी हैरत की बात है कि ये 3 वर्ड जोड़ने से पहले ही इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आ चुका था कि प्रस्तावना जो प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया है वो संविधान का पार्ट है, इसके बारे में केस आ चुका था। और बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन जो थी, जो केशवानंद भारती के केस से आई थी, अब तक की सबसे बड़ी जो बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें मतलब 13 जजेस की बेंच बैठी थी, ऑलमोस्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ गए थे। तो उसमें ये बोला था कि संविधान में अमेंडमेंट है, जो बदलाव है वो किए जा सकते हैं, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें हटाई गई, उसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इंदिरा गांधी ने करी हैं। तो नो डाउट हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा राइट है, हर चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, जब इमरजेंसी के समय, इमरजेंसी तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसमें जो अमेंडमेंट हुए उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई, जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। तो उसमें ये बोला गया कि भाई हम सिर्फ अधिकार तो देते हैं, हमारा जब संविधान हम पढ़ते हैं तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे राइट हैं, आज़ादी से बोलने का राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजन, प्रैक्टिस द रिलीजन, राइट टू स्पीच, ये सारे अधिकार है, राइट टू मूवमेंट,
ये सारे हमें अधिकार मिले हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में जोड़ दी गई कि भाई आप जब अधिकार अवेल कर रहे हो, मतलब घर के में रह रहे हो अगर आप, तो घर में बाप की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें आपके अधिकार हैं, लेकिन अगर आप बाप की बीमार हो जाते हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम आती है तो जिम्मेदारी भी आपकी है ना, ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए ना। तो देश के जो अधिकार हैं संविधान ने आपको दिए, उसके साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। तो दैट द गुड थिंग कि फंडामेंटल ड्यूटी उसमें जोड़ दी गई और वो अच्छी बात भी थी। बाद में फंडामेंटल ड्यूटी 10 उस समय जोड़ी गई थी और 2002 में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ी गई जो 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई। तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि 86वां संविधान संशोधन क्या था और वो फंडामेंटल ड्यूटी क्या जोड़ी गई, जो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा और, कि पेरेंट्स के लिए है, माँ बाप के लिए, और जिसके लिए जोड़ी गई उसका फंडामेंटल राइट है ना। तो आप मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना, थोड़ी सी रिसर्च करो और डिस्कशन जिससे हमारा 2 वे हो, 1 वे कम्युनिकेशन ना हो। तो अब ये है कि क्या संविधान के उनके जो इमरजेंसी उसके बारे में हमें पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। दैट्स अ गुड थिंग, पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ है तो बच्चों को पता होना चाहिए, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जिससे उनको सोशल अवेयरनेस होगी, वो समझेंगे कि कोई डिक्टेटरशिप की तरफ अगर कोई रूलर जा रहा है तो किस सिचुएशन में हमें अलार्म बज जाना चाहिए कि भाई ये अलार्मिंग साइन है, हमें रोकना चाहिए। और जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें लिखी हैं संविधान में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिख रही हैं, तो प्रैक्टिकलिटी वाला जो पोर्शन है बच्चों का, वो समझ आएगा कि ये जो लिखा है ये कैसे करके अप्लाई किया गया था और उसके नुकसान क्या हुए हैं, वो सब समझ आएंगे। बाकी इमरजेंसी में एक चीज़ और बड़ी अच्छी जोड़ी गई थी, जो आर्टिकल 39A था। आर्टिकल 39A के तहत जो न्याय है, आज बड़ा महंगा है हमारे देश में न्याय मिलना। मान लो अगर आप बिल्कुल एकदम जेन्युइन बंदे भी हो और आपके कोर्ट खुले हैं और कोर्ट जेन्युइनली काम भी करे, ईमानदारी से काम करे, उसके बाद भी आपको वकील को खड़े करने के लिए लाखों लाखों रुपए देने पड़ते हैं। तो उसी में ये 39A जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, कि लोगों को फ्री एंड फेयर ट्रायल और न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए अलग से नेशनल लीगल अथॉरिटीज़ बनाई गई। दुनिया वो देश के हमारे हर ज़िले में लगभग उनके ऑफिसेज होते हैं। तो जिन लोगों का केस चल रहा है और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस 39A के तहत अपनी स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल जो आपका कोर्ट है उसको बता सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा केस लड़ने के लिए हमें सरकारी मदद चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। तो कुछ चीज़ें हैं जो संविधान उस समय इमरजेंसी के समय जो अच्छी हुई थी, और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हुई थी। इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब आप इमरजेंसी सेंटर लेवल पर बात करते हैं नहीं लगनी चाहिए, तो स्टेट्स में भी नहीं लगनी चाहिए। मणिपुर हो, उत्तराखंड में लगी थी, कई बार बिहार में लग चुकी हैं, या अलग अलग जगहों पर, और कई पंजाब में कई बार लग चुकी है। मतलब इमरजेंसी कहीं भी नहीं लगनी चाहिए, ना सेंटर लेवल पर ना स्टेट लेवल पर। और अगर ज़रूरत है और लगाई है तो फिर से असंवैधानिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का ही आर्टिकल है जिसे इन्वोक किया जाता है, जिसे एक्टिव किया जाता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें बताना।